नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में से पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इनके प्रश्नों की व्याख्या बताऊंगी, उनके उत्तरों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। इस पाठ के मैंने सभी प्रश्नों को लिया है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो सभी ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अपने बाकी साथियों से भी करवाएं। बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और अपने कमेंट्स मुझे टाइम टू टाइम देते रहें, बहुत ज़रूरी हैं आपके कमेंट्स मुझे। और वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए ताकि दूसरे लोग जो है वो भी आपकी भांति इसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। प्रश्न क्या है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में जो गंतोक था वो किस तरह से लेखिका को अपनी तरफ सम्मोहित कर रहा था। उत्तर क्या है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक कुछ इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि जिसे देखकर लेखिका हैरान थी। उसे लग रहा था कि जैसे आसमान उल्ट पड़ा हो और सारे तारे नीचे बिखरकर टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे हों। अब लेखिका को गंतोक को देखकर किस प्रकार का महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि मानो आसमान जो है वो उल्ट पड़ा हो और जब आसमान ऊपर से धरती की तरफ नीचे झुकेगा, उल्टा हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो तारे हैं वो सारे ही नीचे बिखर जाएंगे। तो यही लेखिका को महसूस हो रहा था। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के जो गुच्छे थे वो ऐसा लग रहा था मानो रोशनियों की एक झालर सी बना रहे हों। झालर सी बना रहे हो यानी कि उसकी एक लड़ी सी बना रहे हो। तो इस प्रकार वो जो था रोशनी में नहाया हुआ गंतोक था वो लेखिका को सम्मोहित कर रहा था। प्रश्न 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। हमारे पाठ में ये पंक्ति आई है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर बोला गया है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उत्तर, मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। मेहनतकश का अर्थ क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक, जो अपनी ही मन की बात करता है। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन हैं। कहते कि एक पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लोगों के लिए रहन सहन बहुत ज़्यादा कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनकी ज़रूरतें भी हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच में मस्त रहते हैं। और जो गंतोक के लोग हैं वो मेहनत करने से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं और उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं पर्वतीय क्षेत्र पर रहने के कारण वो इन कठिनाइयों में भी मस्त रहते हैं, उनसे घबराकर पीछे नहीं हटते। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। यही कारण है कि गंतोक जो है वो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहलाता है। प्रश्न 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। हमने पाठ में पढ़ा कि इस शहर में कभी रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं तो कभी श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं।
तो यही प्रश्न पूछा गया है कि इन पताकाओं का फहराना किस ओर संकेत करता है, यानी कि जो ये पताकाएं फहराई जाती हैं ये किस बात की सूचक है। उत्तर क्या है? युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं लहराई जाती हैं। जो युमथांग शहर है उसके आसपास किसी भी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं फहराई जाती हैं। एक शांति और अहिंसा की प्रतीक श्वेत पताकाएं जो कि मंत्र लिखित होती हैं, और दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। एक पताकाएं होती हैं जो कि श्वेत होती हैं यानी कि सफ़ेद होती हैं और इनके ऊपर मंत्र लिखा होता है और ये शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। और दूसरी जो पताकाएं होती हैं दूसरी तरह की, वो किसी भी शुभ कार्य पर फहराई जाती हैं और ये रंगीन पताकाएं होती हैं। इनको हम अलग अलग देखते हैं। नंबर 1, यहाँ मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। यानी कि जब किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु हो जाती है तब क्या करते हैं कि उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से कहीं दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। नंबर 2, इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अब जब कोई नया काम शुरू करना है तो उसकी शुरुआत करने के लिए रंगीन पताकाएं लहराते हैं। और क्या खासियत है कि इन पताकाओं को वो उतारते नहीं हैं, बल्कि ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। समय के साथ साथ ये पताकाएं नष्ट होती चली जाती हैं, ख़त्म होती चली जाती है। तो इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता और ये गिनती में 108 पताकाएं होती हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों तरह की जो पताकाएं हैं ये अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। प्रश्न में क्या पूछा गया? सिक्किम की जो प्रकृति थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति थी और वहाँ का जो जनजीवन था उसके बारे में जितेन ने लेखिका को क्या क्या जानकारियाँ दी? उत्तर, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। नंबर 1, सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। यानी कि अगर सिक्किम में आप जाएं और गंगटोक से लेकर युमथांग तक जितना भी जगह है वो सारी जगह में तरह तरह के फूलों से लदी हुई वादियाँ दिखाई देती हैं। नंबर 2, शांत और अहिंसा के प्रतीक मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं। पिछले प्रश्न में भी आपको मैंने इसके बारे में बताया कि जब किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु हो जाती है, बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएं फहराई जाती हैं और ये श्वेत रंग की होती हैं। नंबर 3, रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। श्वेत की भांति ही रंगीत पताकाएं भी फहराई जाती है, लेकिन ये किसी अच्छे काम की शुरुआत पर फहराई जाती हैं। नंबर 4, कवि लॉन्गस्टॉक यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक स्थान है कवि लॉन्गस्टॉक और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है। नंबर 5,
यह धर्म चक्र है अर्थात यहाँ धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर एक धर्म चक्र पाया जाता है। हमने पाठ में इसके बारे में पढ़ा कि इसे घुमाने से लोगों की मान्यता है कि उनके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं और इस धर्म चक्रों को क्या नाम दिया जाता है? प्रेयर व्हील। नंबर 6, यह पहाड़ी इलाका है। यहाँ कोई भी चिकना चरबीला आदमी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्षेत्र पहाड़ी है तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसका पेट बड़ा हुआ हो या जो मोटा हो। यहाँ पर जितने भी लोग मिलेंगे वो सारे के सारे ही अपनी सेहत के हिसाब से अच्छे दिखाई देंगे, यानी कि पतले दिखाई देंगे। नंबर 8, नार्गे ने उत्साहित होकर कटाओ के बारे में बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। नार्गे ने क्या बताया कटाओ के बारे में? कि कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नंबर 9, युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिए पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। उसने बताया कि सिर्फ 15 दिनों का अंतर है और 15 दिनों के पश्चात ये पूरी घाटी जो है फूलों से इस तरह भर जाएगी मानो कि फूलों की सेज रखी हो, यानी कहीं पर फूल पूरी तरह से उसका बिस्तर सजा रखा हो। तो इस प्रकार जितेन नार्गे ने सिक्किम के बारे में लेखिका को जानकारी दी। प्रश्न 5, लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर, जितेन नार्गे कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में परिचय दे रहा था। उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता एक चक्र देखा जिसके बारे में बताया यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। जितेन नार्गे जो था वो कवि लॉन्गस्टॉक के बारे में लेखिका को बता रहा था। तो रास्ते में उसने एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र देखा और उसके बारे में उसने लेखिका को बताया कि ये एक धर्म चक्र है जिसे प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। धर्म हो गया प्रेयर और चक्र हो गया व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनकी मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जितेन की यह बातें सुनकर लेखिका को लगा चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। जब उसने लेखिका ने जितेन की बातें सुनी तब उसको लगा कि चाहे आप मैदानी इलाके में चले जाएं, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएं, कहती है कि इतनी भारत ने प्रगति कर ली, विज्ञान ने प्रगति कर ली, लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, दोनों में ही इस देश की आत्मा एक जैसी है, यानी कि सबके विश्वास एक जैसे हैं। लोगों की आस्थाएं, लोगों के विश्वास, लोगों के अंधविश्वास और पाप और पुण्य के प्रति जो उनके विचार हैं, अवधारणाएं यानी कि विचार हैं, और उनकी जो कल्पनाएं हैं वो सारी एक जैसी हैं। चाहे आप कहीं पर भी चली जाइए, ये कल्पनाएं, ये अंधविश्वास, ये पाप पुण्य, ये आस्थाएं एक जैसी ही आपको दिखाई देंगी, इसमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देगा। प्रश्न 6, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं और ये गुण आपने जितेन नार्गे की भूमिका को देखते हुए बताने हैं। उत्तर, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वो ड्राइवर भी था और गाइड भी था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले ही आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। कुछ दिन पहले ही वो नेपाल से आया था और इसी कारण उसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी।
क्षेत्र से सुपरिचित था, पूरी जानकारी थी उसे। वह गाइड ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्राय गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं, यानी कि जो गुण एक गाइड में होने चाहिए वो सारे के सारे गुण ही जितेन नार्गे में थे। नंबर 1, एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वे नार्गे में सम्यक रूप से थी, यानी कि एक कुशल गाइड को किसी भी स्थान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, और जितेन नार्गे में वो सभी जानकारियाँ थी। नंबर 2, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, इसलिए कहाँ रुकना है ये निर्णय वह स्वयं करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि जितेन जो था वो गाइड के साथ साथ ड्राइवर भी था, इसलिए उसे ये पता था कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है। तो इसके बारे में उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि उसको यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर उसको चलना है। नंबर 3, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। जो अच्छा गाइड होता है, कुशल गाइड होता है, उसके अंदर जो जितने भी यात्री हैं, सैलानी हैं, यानी कि जितने भी यात्री हैं, उनको प्रभावित करने की एक रोचक शैली होनी चाहिए कि वो किस प्रकार उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, और ये गुण जितेन नार्गे में था। वह अपनी वाक्पटुता से, यानी कि अपनी बातों से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि वो बातें करने में पूरा कुशल था और इन्हीं बातों से वो लेखिका को प्रभावित करता था। 4, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। एक सुयोग्य गाइड यानी कि एक अच्छा गाइड जो है वो क्षेत्र के जनजीवन, लोगों का जीवन कैसा है, इसके बारे में भी जानकारी रखता है और उनके प्रति संवेदनशील भी होता है। नंबर 5, वह पर्यटकों से इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है, यानी कि उसके अंदर ये गुण है कि किस तरह उसने अपने पर्यटकों को खुश रखना है। इसी कारण वो इतना गाने के साथ साथ खुद भी नाचता है और उसको नाचता हुआ देखकर जो जितने भी सैलानी थे, जितने भी यात्री थे, वो भी उसके साथ साथ नाच पड़ते हैं। तो इस प्रकार जितेन नार्गे में वो सारे गुण थे जो एक कुशल गाइड में होने चाहिए। प्रश्न 7, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी हिमालय में लेखिका ने जो जो देखा, जिस जिस रूप में हिमालय को देखा और उसका एक चित्र खींचा, हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया, तो उसे हमने अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित हुए होते रूप को देखा, यानी कि समय के साथ बदलते हुए रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। कि जैसे ही हम हिमालय की तरफ ऊंचाई की पर चढ़ते जाते हैं तो जो हिमालय है वो विशाल से और ज़्यादा विशाल होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं वो धीरे धीरे अपने विशाल रूप में आनी शुरू हो जाती हैं। घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं। जो वादियाँ हैं वो चौड़ी होने लगती हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। घाटियों के बीच में रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। चारों तरफ उसे प्रकृति अपने अच्छे रूप में दिखाई देती है। जल प्रताप जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। जब जल की कोई धारा, ऊंचाई से गिरता हुआ जो जल है वो जब जलधारा बनकर पत्थरों के बीच में से निकलता है एक नागिन की तरह बलखाता हुआ,
तो जब वो इस प्रकार से निकलता है तो वो मन को मोह लेता है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए हुए नजर आता है। कहीं पर ऐसा लगता है कि जो हिमालय है हरियाली होने के कारण वो बिल्कुल हरा सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो उसने हरे रंग की एक मोटी चादर ले रखी हो। तो कहीं पर वो पीलेपन में दिखाई देता है और कहीं पर क्या नज़र आता है, प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नज़र आता है कि जैसे किसी दीवार पर लगा हुआ प्लास्टर जो है वो उखड़ जाता है तो नीचे पथरीला पत्थर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी हिमालय जो है वो अपने इस रूप में भी दिखाई देता है। प्रश्न 8, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। लेखिका कहती है कि हिमालय जो है वो अपना पल पल रूप बदलता रहता है, यानी कि हर पल उसका रूप बदलता रहता है और प्रकृति जो है वो इतनी अच्छी दिखाई देती है कि लेखिका जो है वो बुत सी बनकर, एक स्टैचू जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो बनकर कभी माया और कभी छाया के खेल को देखती रहती है। उसे लगता है कि प्रकृति अब उसे अपना परिचय दे रही है। वह उसे और सियानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। सियानी शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। तो लेखिका को लगता है कि जो प्रकृति है वो उसे और ज़्यादा बुद्धिमान बनाना चाहती है और इसी कारण वो उसे अपने रहस्यों के बारे में बता रही है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर उसे अनेक अनुभूतियाँ होती हैं, यानी कि उसके दिल ही दिल में बहुत कुछ महसूस होता है। उसे लगता है जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में अर्थात परोपकार में ही है। उसे कैसा महसूस होता है कि जीवन की सच्चाई जो है वो झरनों और फूलों की भांति अपने आप देने में अर्थात दूसरों का भला करने में ही है। झरनों की भांति निरंतर चलायमान रहना, लगातार चलते रहना। जिस प्रकार एक झरना लगातार चलता रहता है उसी प्रकार मनुष्य को भी चलते रहना है और फूलों की भांति अपनी महक लुटाना ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। और जिस प्रकार फूल अपनी महक, अपनी सुगंध दूसरों को लुटाते रहते हैं, दूसरों को देते रहते हैं, उसी प्रकार ही मनुष्य को भी ऐसा ही करना है और यही जीवन का सच्चा स्वरूप है। तो ये थे हमारे पाठ साना साना हाथ जोड़ी के आधे प्रश्न उत्तर। अपनी इस वीडियो में मैंने आधे प्रश्न उत्तर लिए हैं। अगर मैं पूरे लेती तो ये मेरी वीडियो बहुत लंबी चली जाती, तो इसीलिए मैंने इसमें आधा भाग ही लिया है। आधा भाग जो है प्रश्न उत्तर का वो मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको बहुत ही सरल भाषा में इसकी व्याख्या को बता सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, कमेंट्स दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। एक इसकी अगला भाग लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।